हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ एबीओ डिज़ायर के एपिसोड 15 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में सेन को पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह सेन बार बार गाओटाओ को मैसेज करता रहता है और गाओटाओ कहता है मेरे पास मेरे ओमेगा की कोई फोटो नहीं है। और तभी सेन लांग कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। दूसरी तरफ गाओटाओ सोता रहता है, पर जब उसे बार बार मैसेज का नोटिफिकेशन आता रहता है और तभी वो उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। सेन लांग कहता है क्या तुम सो रहे हो, पर गाओटाओ उसके मैसेज को देखकर कुछ नहीं बोलता। पहले तो लिखने की कोशिश करता है पर नहीं लिखता है। सेन कहता है अच्छा सो, और हाँ जब सुबह उठना तो सबसे ज़रूरी काम यही करना कि मुझे अपने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर देना, और ये गुड नाइट कहकर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ गाओटाओ जब सेन का मैसेज देखता है तो वो कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हम लोगों को बताया जाता है कि सेन वेलोंग जानता है कि अब गाओटाओ मुझे मैसेज का रिप्लाई करे या ना करे उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अब मेरे लिए काम नहीं करता और वो मेरे लिए अब सेक्रेटरी नहीं है, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई करे है। और यही सब सोचकर सेन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसको ये फीलिंग कभी एहसास ही नहीं होती, पर जैसे अब उसको लग रहा है। वो जानता है कि अब सेन वेलोंग शायद उसके पास नहीं रहेगा और वो उसे रोज़ नहीं देख पाएगा। यही सब सोचकर सेन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मानो उसके दिल में जैसे कुछ खाली सा लग रहा हो, जैसे अब पहली बार उसे ये सब फीलिंग्स का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ सेन वेलोंग सुबह उठता है और तभी वो कहता है कि वो तो अब उठ चुका होगा, पर उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं किया है, और उसने क्यों रिप्लाई नहीं किया है। और तभी सेन फिर कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया है। अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आज के बाद नहीं मिलूंगा और हम दोनों का हो गया। और ये मैसेज कर देता है। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद सेन उस मैसेज को डिलीट कर देता है और फिर एक मैसेज करता है कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे और तुमने कहा था कि तुम मेरे पैसों को दे दोगे, क्या तुम बात से मुड़ रहे हो और कहाँ पे हो। पर सेन ये मैसेज को डाल देता है गाओटाओ के ऊपर। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेन बस चाहता था कि गाओटाओ उससे बात करे और उसे इग्नोर तो ना करे। दूसरी तरफ गाओटाओ को वोमिटिंग होती रहती है, पर जब वो ये मैसेज को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तो सेन के पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरी तरफ गाओटाओ के डैड भी उसे बार बार मैसेज करते रहते हैं और उसे हमेशा की तरह उससे पैसे मांगते रहते हैं, पर गाओटाओ अपने डैड का नंबर ब्लॉक करने के लिए अपना सिम ही निकाल देता है, क्योंकि गाओटाओ अब काम नहीं कर रहा है, उसके पास पैसों की काफ़ी कमी होगी, वो अपने डैड को तो पैसे दे नहीं सकता है। गाओटाओ काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है, इसी वजह से वो अपने सिम को ही बदल देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेन को जब मैसेज आता है कि आपके बैंक में इतने पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सेन को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा कि जैसे मानो ही बहुत बड़ा धमाका हो पर उसका कोई भी नामो निशान ना हो। सेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे ये बात का गुस्सा लगता है गाओटाओ मुझे पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दूसरे क्यूट कपल यानी कि सेन को चोट लग रहती है, वो बेहोश रहता है और दूसरी तरफ डॉक्टर हुआयोंग से कहते हैं मिस्टर हुआयोंग मुझे लगता है कि आपको अपनी चोट का इलाज करवाना चाहिए। हुआयोंग कहता है मैं ठीक हूँ और अगर इतना ही ज़रूरी है तो मेरा बेड भी मिस्टर सेन के बगल में ही लगवा दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है कि तो आपको इतनी सर्जरी भी होनी होगी, आपको अपने ख्याल रखना चाहिए। पर हुआयोंग सेन के अलावा अपने बारे में कहाँ सोचता है और कहता है क्या टेस्ट रिजल्ट आए। और तभी डॉक्टर कहते हैं टेस्ट रिजल्ट से ये साफ साबित होता है कि मिस्टर सेन को कुछ नहीं हुआ है, अभी तो उन्हें होश भी आ जाना चाहिए। तभी सेन उठ जाता है और हुआयोंग कहता है कि तुम ठीक हो। और सेन जब हुआयोंग की ऐसी हालत देखता है और कहता है क्या हुआ था, तुम्हारे पूरे शरीर पर खून कैसा लगा है और तुम्हें चोट कैसे लगी। और तभी वो बताता है कि तुम्हारे भाई सेंग साओ सिंह ने ये सब किया है। और तभी हुआयोंग का असिस्टेंट चेंगमिन कहता है कि आपके भाई को पुलिस ने ले लिया है और उसने आपके वाइन में ड्रग्स मिलाया था। ये जैसे ही सेन को पता चलता है वह काफ़ी उदास होता है और कहता है कि क्या इन सब के पीछे साओ सिंह था। और तभी हुआयोंग कहता हाँ उसने आपकी किडनैपिंग भी पहले भी कराने की कोशिश की थी और इन सब के पीछे वही सब था। और हाँ आपका ब्लड रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, इसी वजह से हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। दोनों बातें करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर सेन आता है और कहता है हुआयोंग क्या तुम थक नहीं गए हो, हर दिन हॉस्पिटल में एडमिट होते होते। ये सुनकर हुआयोंग का असिस्टेंट चेंगमिन कहता है ओ सेन चुप रहो ना। और तभी सेन बोलता है कि हुआयोंग किसके साथ हॉस्पिटल में आए या ना आए इससे तुम्हारा कोई लेन देन
देना नहीं है। और तभी सेन कहता है कि ओह अच्छा, मेरा लेना देना नहीं है, तुम्हारे वजह से हुआयांग के साथ ये सब होता है। और तभी सेन कहता है अगर तुम इस रूम में फिर से आए ना, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और तभी सेन कहता है कि हुआयांग, मुझे लगता है कि सेन तुम्हारे साथ होते हुए तुम्हारा बस फ़ायदा उठा रहा है। और तभी हुआयांग कहता है मैं जानता हूँ सेन, तुम खुश नहीं हो और तुम्हारे फैमिली में बहुत बुरी हालत है, इस वजह से तुम मिस्टर सेंग से ऐसी बात कर रहे हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर सेंग से ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। सेन कहता है कि सेंग मुझसे बातें कर रहा है और मैं इस तरह से बातें नहीं कर रहा हूँ, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? और तभी सेंग कहता है मेरे साथ क्या हुआ है? और तभी हुआयांग कहता है पता है, सेंग के सेक्रेटरी गाओ ताओ ने रिज़ाइन ले लिया है और ये सेंग के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है। तभी सेंग चुप हो जाता है और तभी सेंग कहता है सब लोग चुप हो जाओ, वैसे ये सब क्या हो रहा है हुआयांग, क्या तुम मुझे बताओगे? और तभी हुआयांग कहता है कि आपके भाई ने आपके वाइन में जहर मिला दिया था और वो आपको बेहोश करके आपका अल्फा ग्लैंड निकालने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास सबूत है जो कि मैंने पुलिस ऑफिसर को दे दिया है। सेंग शाओहुई आपके किडनैपिंग के पीछे भी था और मुझे लगता है कि आपका भाई आपसे बहुत जलता है, वो आपसे नफरत करता है। और तभी ये बातें सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है। हुआयांग कहता है अच्छी बात यह है कि उसने जो ड्रग्स यूज़ किया था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तभी अचानक से हुआयांग को चक्कर से आ जाता है और वो चक्कर खा के सेंग के बाहों में गिर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि इसे शॉक लगा है और हम लोगों को जल्द से जल्द इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा, वैसे इनका ब्लड क्या है? और तभी सेंग कहता है ये मेरे तरह एक अल्फ़ा है तो इसका भी अल्फ़ा ही ब्लड होगा। ये सुनकर सेन और असिस्टेंट चेंगमिन परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या हम लोगों को सेंग के सामने इंजिमा बता देना चाहिए। और तभी चेंगमिन कहता है मेरे बॉस एक एंजिमा है और इनका ब्लड टाइप काफ़ी ज़्यादा रेयर है। ये बातें सुनकर सेंग को फाइनली एहसास होता है कि हुआयांग एक एंजिमा है, ना कि वो एक अल्फ़ा है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो यानी कि गाओ ताओ को दिखाया जाता है कि जिसकी बहन की सर्जरी अच्छी हो गई और वो जल्द ठीक भी होने वाली है और डिस्चार्ज भी होने वाली है। और तभी उसकी बहन कहती है भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे, क्या हुआ है? क्या डैड ने फिर से आपसे पैसे मांगने की कोशिश की है? और अगर वो पैसे भी मांगेंगे तो आप उन्हें पैसे मत देना, आप जितना भी पैसे देते हो वो सारे पैसे को बर्बाद ही कर देते हैं। और तभी उसकी बहन कहती है मैं भी उन्हीं की तरह हूँ ना, मैं बचपन से आपके ऊपर निर्भर हूँ, आपने मेरे लिए मॉम और डैड का दोनों का रोल प्ले किया है और मैंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ किया है, अच्छा होता मैं पैदा ही ना होती। ये सुनकर गाओ ताओ कहता है तुम मुझ पर बोझ नहीं हो और ये बात कभी मत करना, हाँ, और मुझे तुम्हारी मदद करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम मेरी बहन हो ना। और तभी उसकी बहन कहती है कि पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़े उदास हो, क्या बात है भाई बताओ ना। और तभी गाओ कहता है मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन ले लिया है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है ओह मुझे लगा कि बहुत बड़ी बात होगी, आपने तो मुझे डरा ही दिया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ अब तो मैं भी ठीक हो गई हूँ, हम दोनों साथ में पैसे कमाएंगे। और तभी गाओ ताओ अपनी बहन को बता देता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सेन चेंगमिन से पूछता है कि हुआयांग की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है? और तभी वो कहता है हाँ यहाँ पे ब्लड बॉस का ब्लड काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसलिए यहाँ पे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर अच्छी बात ये है कि बॉस की हालत में थोड़ा सुधार है। और तभी सेन कहता है मैं कह ही रहा था उसकी ऐसे एक्शन से एक दिन उसके ऊपर ही सारी प्रॉब्लम आएगी। ये सुनकर चेंगमिन कहता है बॉस को अभी भी होश नहीं आया है, आप ऐसी बातें मत कीजिए सेन। और तभी सेन कहता है ओह पता है वो जिस तरह एक्शन लेता है उसके एक्शन से तो मेरी जान गले में आ ही जाती है। सच बताऊं तो नॉर्मल इंसान ये कभी नहीं करता है, उसने क्या क्या नहीं किया है सेन को अपने प्यार में पढ़ाने के लिए। और तभी चेंगमिन कहता है वॉन लग मुझे लगता है कि जिस तरह मेरे बॉस थे वो उसी तरह रहने चाहिए क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में पले थे उसके लिए नॉर्मल इंसान नहीं पल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हुआयांग को देखता रहता है, हुआयांग बेड पर लेटा रहता है और वो बेहोश रहता है। हुआयांग को एक सपना आता है और दिखाया जाता है किस तरह हुआयांग जब सेंग का पीछा करने के लिए जियांगो में रहता है और तभी वो उसके दोस्तों की बातें सुनता है कि सेंग को जो ओमेगास रोते हैं उसे रोने वाले ओमेगा बहुत पसंद है और हमारे हुआयांग को तो आंसू आते ही नहीं थे और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोने की प्रैक्टिस भी करता है। और तभी उसका कज़िन आ जाता है और कहता है हुआयांग कहाँ हो तुम थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर हुआयांग
कहता है तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है। और तभी वो कहता है क्या कोई ला है कि जो अपने कजिन अब दूसरे कजिन से नहीं मिल सकता है। वैसे तुम अपना फेस कब से शीशे में क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें प्यार हो गया है। और तभी हुआंग कहता है सोच लो ऐसा ही हुआ है। वैसे तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का रिश्ता कैसे चला है, क्या तुम हर रोज़ रोते हो। ये सुनकर उसका कजिन कहता है क्या ये रोने वाली बात कहाँ से आ गई। तभी हुआंग कहता है मेरे आंसू क्यों नहीं आते, वैसे इंसान कब रोता है। तभी उसका कजिन कहता है जब आपको दर्द का एहसास होता है तो इंसान को दर्द के रूप में आंसू आ जाते हैं और असहनीय दर्द। ये सुनकर हुआंग कहता है क्या सच में उससे आंसू आ जाते हैं। और तभी उसका भाई कजिन कहता है पर मैंने कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा है, मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि कैसे तुम अपने आंसू को कंट्रोल कर सकते हो, क्या तुम एक अजीब प्राणी हो जिसे आंसू ही नहीं आता है। पर हुआंग चुप हो जाता है क्योंकि हुआंग की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा दर्द हुए पर उसने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और कभी भी वो रोया नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है हुआंग ड्राइंग करता रहता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट चेंगमिन आता है और कहता है आपकी आई रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर हुआंग कहता है फिर मैं रो क्यों नहीं सकता हूँ और तुम्हें पता है कि क्या प्रॉब्लम है। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है इंसान को दर्द तभी होता है जब उसकी असहनीय पीड़ा और जब वो दर्द सह नहीं पाता है तब वो आंसू में बदल जाते हैं जिससे कि उन्हें थोड़ा दिल को सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि आपको ये दर्द का कभी एहसास ही नहीं हुआ होगा। तभी हुआंग कहता है कि क्या मुझे भी असहनीय दर्द होता है जब मैं सेंग साओ के पास रहता हूँ पर उसके क्लोज नहीं हो पाता हूँ, क्या यही दर्द है जिसको सह नहीं सकते हैं। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है मुझे लगता है कि आपको कोई फिजियोलॉजिस्ट से थेरेपिस्ट लेने की ज़रूरत है। और ये सुनकर वो कहता है क्या तुम कह रहे हो कि मैं मेंटली पागल हूँ। ये सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे लगता है कि आपको अपने दर्द को सहना चाहिए है। मतलब हुआंग ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके आंसू लाने की प्रैक्टिस की थी। हुआंग ज़िंदगी में कभी नहीं रोया था क्योंकि वो अपने आप को मजबूत समझता है। और तभी हुआंग को होश आ जाता है। सेंग कहता है हुआंग क्या तुम ठीक हो। और तभी हुआंग उठने की कोशिश करता है। सेंग कहता है तुम्हारा घाव काफ़ी ज़्यादा गहरा है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर लेटना चाहिए। और तभी हुआंग कहता है मिस्टर सेंग क्या आप मुझसे गुस्सा है। ये सुनकर सेंग कहता है भला मैं क्यों तुमसे गुस्सा होऊंगा। और तभी हुआंग कहता है मैंने आपसे फिर से झूठ बोला है और आप ज़रूर मुझसे गुस्सा होंगे। और तभी सेंग कहता है ये बात छोड़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर को लेकर बुला कर आता हूँ। और तभी हुआंग कहता है मिस्टर सेंग मैं ठीक हूँ और वो उठने की कोशिश करता है। सेंग कहता है अपना फेस तो देखो और कह रहे हो तुम ठीक हो, तुम कैसे ठीक हो सकते हो। और तभी हुआंग सेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं मत जाइए ना मिस्टर सेंग, आप जब तक मेरे पास रहेंगे तब तक मैं ठीक रहूँगा। तभी सेंग कहता है पता है तुम्हारा ब्लड काफ़ी ज़्यादा रेयर है और अगर ये खून बह जाएगा तो दोबारा खून नहीं मिलेगा और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ जैसे हो वैसे लेते रहो। और तभी हुआंग कहता है मैं आपसे प्यार तो करता हूँ पर क्या आप मेरे साथ ही रहेंगे। और तभी सेंग कहता है मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ ऐसे ही रहो। जब तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या का सही मतलब यही है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो हुआंग कहता है मिस्टर सेंग मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते होंगे। सेंग कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर जब से मैं तुम्हें दर्द में देखता हूँ मैं ये सह नहीं सकता हूँ और अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है ना कि जब तुम मुझे दर्द में देखते हो तुम्हें बहुत बुरा लगता है तो इसी वजह से तुम ऐसे ही बेड पर लेते रहो और मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ और मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता हूँ तो प्लीज़ ऐसे लेते रहना। और तभी हुआंग लेट जाता है और तभी सेंग कहता है मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। और तभी हुआंग फिर उठने लगता है और तभी सेंग कहता है मैंने अभी अभी बोला है, क्या तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे थे, क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। और तभी हुआंग कहता है मिस्टर सेंग प्लीज़ मत जाइए ना। और तभी सेंग कहता है कि अगर तुम नहीं लेतोगे तो मैं अपने आप को चोट पहुँचा दूंगा। और तभी हुआंग कहता है मिस्टर सेंग ये मत कीजिए। तभी सेंग कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है ना, मुझे दर्द में देख कर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें दर्द में देख कर और मुझे भी बहुत दुखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हुआंग सेंग की बातों को मान लेता है। और तभी एक नर्स आती है, हुआंग के चोटों का फिर से बैंडेज करती और कहती इस बार मैंने बैंडेज कर दिया है, प्लीज़ इस बार ध्यान रखिएगा नहीं तो आपका खून काफ़ी बह जाएगा। और तभी वो कहती है मिस्टर सेंग मुझे लगता है कि आपका ब्लड टेस्ट को फिर से चेक करवाना चाहिए, मैं आपको फिर से लैब में लेकर जाऊँगी क्योंकि आपका जो रिपोर्ट आया उसमें कुछ अब नॉर्मल है। ये सुनकर हुआंग कहता है उसमें क्या अब नॉर्मल है। और तभी नर्स कहती
होती है उसमें आपका ब्लड में कुछ ज़्यादा है, जो कि एक प्रेग्नेंट औरत में होता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये एक्स टाइप अल्फ़ा के साथ हो सकता है। और तभी सेंग कहता है हाँ तुम लोग, आप तुम्हारे लैब में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, मैं एक एस क्लास का अल्फ़ा हूँ, ये कैसे हो सकता है। और तभी हुआयोंग जैसे ही प्रेग्नेंट का नाम सुनता है वो एक अजीब सी स्माइल करता है, पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि हुआयोंग ने इस वक्त का काफ़ी देरों से इंतज़ार किया था। और तभी वो सेंग को देखता रहता है, सेंग हुआयोंग को देखता रहता है और इस बातों को मना करता रहता है। और तभी हुआयोंग अजीब से मुस्कुराता है। सेंग कहता है मैं एक एस क्लास का अल्फ़ा हूँ, ये कैसे हो सकता है और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अभी भी सेंग गाओ ताओ के मैसेज को देखकर बार बार परेशान होता रहता है क्योंकि गाओ ताओ ने हर चीज़ को बंद कर दिया है और ये सेंग को बहुत बुरा लगता रहता है। और तभी वो कहता है ज़रूर काओ शिंग अभी भी हॉस्पिटल में होगी, क्यों ना मैं एक पुराने दोस्त के रूप में अपने दोस्त की बहन को तो देख ही सकता हूँ, इसमें क्या बुराई है। और तभी जब सेंग जाता रहता है तभी वो गाओ ताओ को देखता है कि गाओ ताओ बाथरूम में जाता रहता है और उसे वोमिटिंग होती रहती है। तभी उसके पीछे सेंग भी जाता है और कहता है गाओ ताओ क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। और तभी गाओ ताओ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी सेंग कहता है क्या तुम अंदर हो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे मिलना है, और अगर तुम ठीक हो तो मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे हो। और तभी गाओ ताओ सेन वेलांग की आवाज़ को सुनकर अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और अपने मुंह को धुलकर आता है और कहता है मैं ठीक हूँ। और तभी वो कहता है कि हुआयोंग हॉस्पिटलाइज था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरी और तुम्हारी फिर से मुलाकात हो गई। वो दोनों बात करते रहते हैं कि तभी गाओ ताओ को फिर से वोमिटिंग आने लगती है। और तभी सेन कहता है क्या तुम सच में ठीक हो। और तभी मुझे नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो और तुम मेरे मैसेज का क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो। और तभी गाओ ताओ कहता है शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ये सुनकर सेन कहता है ओह तुमने ध्यान नहीं दिया, और क्या तुम सच में ऐसे मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। और तभी गाओ ताओ कहता है मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो इसीलिए मैंने आपके मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। और गाओ ताओ कहता है फिर तुमने मेरे पैसों को वापस क्यों कर दिया। और तभी गाओ ताओ कहता है अब वक्त आ गया था आपको पैसे वापस करने का और इसी वजह से मैंने आपको पैसे वापस कर दिए। और तभी गाओ ताओ कहता है मिस्टर सेन मुझे आप मुझसे क्या चाहते हैं और आप मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रहे हैं। और तभी सेन कहता है तुम्हें उल्टियाँ क्यों आ रही है। और तभी गाओ ताओ कहता है मुझे गैस की प्रॉब्लम है और मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। और तभी सेन कहता है मुझे सच सच बताओ कि क्या है तुम्हें प्रॉब्लम, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझसे बातें बता सकते हो। तभी गाओ ताओ कहता है मुझे अपने फैमिली का ख्याल रखना है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं मैसेज पर ध्यान नहीं रख पाता हूँ और ज़्यादा फ़ोन को भी नहीं देख पाता हूँ। और तभी वो कहता है तो तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है और तुम्हें इतनी उल्टी आ रही है, अगर मुझे ये बात ना पता होती तो मुझे लगता कि तुम ही प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर गाओ ताओ कहता है मैं नहीं हूँ और इस बार सब बातों में आपको मजाक भी नहीं करना चाहिए। और तभी गाओ ताओ अपने पेटों को टच करने लगता है और सेन को एक एहसास हो जाता है कि गाओ ताओ शायद प्रेग्नेंट है, पर उसे ये तो नहीं पता क्योंकि वो एक बीटा है, तो वो बीटा कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। और तभी वो कहता है फिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा पतले दिख रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत बुरी दिख रही है, क्या हुआ, क्या तुम आजकल बहुत कम खाने लगे हो, फिर से अपना ख्याल रखना बंद कर दिए हो ना, क्या हुआ गाओ ताओ मुझे बताओ ना। पर गाओ ताओ उसे कुछ नहीं बताता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिया रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि सेन उसे बार बार पूछता रहता है पर गाओ ताओ उसे नहीं बताता है। सेन कहता है अगर तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। गाओ ताओ कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह हुआयोंग और सेंग जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहते हैं हाँ आपकी रिपोर्ट से साफ साफ ये साबित होता है कि मिस्टर सेंग आप प्रेग्नेंट है। ये बात हुआयोंग के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात रहती है। हुआयोंग कहता है ओ सच में मिस्टर सेंग का प्रेग्नेंट है, ये बात आप कंफर्म कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं हाँ मेरे दादा से तो यही साबित होता है कि मिस्टर सेंग प्रेग्नेंट है, पर ये बात बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि एक अल्फा और एंजिमा का रिश्ता से वो एक प्रेग्नेंट हो सकता है। अल्फा अगर प्रेग्नेंट होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनोखी बात है और मुझे लगता है कि मिस्टर सिंह आपको ये बच्चा नहीं रखना चाहिए और आप लोगों को एक एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप इस बच्चे को अभी इसी वक्त अबॉर्ट कर दें। और तभी हुआयोंग सोच रहता है कि डॉक्टर उसे बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे की आने वाले नाम का डिसाइड करें। हुआयोंग कहता है क्या नाम का डिसाइड, मैंने नाम का डिसाइड कर लिया है। पर जैसे ही डॉक्टर के मुँह से बच्चे को अबॉर्ट करने की बात सुनता है हुआयोंग कहता है डॉक्टर क्या आप मेरे अल्फा को ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को वो अबॉर्ट कर दे, आप ये कैसे कर सकते हैं। और तभी सेंग कहता है डॉक्टर को डराना बंद करो और उसे धमकी देना बंद करो। और तभी डॉक्टर कहते हैं मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी और मिस्टर सेंग को ड्रग्स दिया था जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी हुआयोंग कहता है आपको मेरे बच्चे के बारे में
सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सोच लूँगा और हाँ हम लोग एक अच्छा डिसीजन लेंगे। और तभी सेंग कहता है बस करो, ये कंट्री पी नहीं है। और तभी दिखाया जाता है हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग आप बच्चे के बारे में मत सोचिए, पीनट मेरा जीन पाया है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और उसे ये छोटा सा कुछ भी नहीं करेगा। पीनट बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। पर सेंग का जो चेहरे का रंग उड़ा था ये देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सेंग को पता नहीं था यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि आज तक हुआयांग उससे जो भी बात कर रहा था उसे लग रहा था कि वो बस उससे झूठ बोल रहा है। तभी सेंग कहता है मुझे तुमसे बातें बतानी है, वैसे तुम ये सब क्या कर रहे हो और ये प्रेग्नेंट और परमानेंट मार्किंग का क्या है। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग मैंने आपको बोला था ना, जब आप किडनैप हुए थे तो उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा पॉइजन दिया था जिसकी वजह से आप मर भी सकते थे, और अगर मैं आपके ऊपर परमानेंट मार्क ना करता तो शायद आपकी जान चली जाती, इसीलिए मैं ये करा। और सच बताऊँ तो ये आप मेरी ही गलती है, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा था कि प्रोटेक्शन का यूज़ करो तो आप ही मना कर देते थे, और इसी वजह से शायद ये सब हुआ। शायद मैं अपनी चाहतों को कंट्रोल नहीं कर पाया, ये सब इस वजह से हुआ। तभी सेंग चुप हो जाता है और कहता है कि हाँ इसमें तुम्हारी गलती है और तुम सच में बहुत अजीब हो। हाँ तभी हुआयांग सेंग को गले लगा लेता और कहता है मिस्टर सेंग जल्दी हम लोगों का बच्चा होने वाला है। तभी सेंग हुआयांग को हटा कर कहता है सच में तुम एक अजीब तरह के प्राणी हो, तुम्हें तो जू में लगाना चाहिए। और ये देखकर हुआयांग कहता है क्या मिस्टर सेंग आप मेरी परफॉर्मेंस को देखने के लिए आएंगे। तो सेंग कहता है नहीं, कौन तुम जैसे पागलों को देखने के लिए आएगा। और तभी हुआयांग कहता है पता है मैंने कई सारी बुक लिखी है। ये सुनकर सेंग कहता है ये बुक कहाँ पब्लिश हुई है। तो हुआयांग कहता है ये मेरी और आपके बारे में, हर बुक में मैं और आप ही मेन लीड है। मतलब सेंग को समझ नहीं आता कि सच में हुआयांग जो बातें उसे बोल रहा था वो सब सच में था, वो कोई बहाना या झूठ उससे नहीं बोल रहा था। और तभी सेंग कहता है सच बताओ तुम किस तरह के पागल इंसान हो। और तभी हुआयांग कहता है इस तरह का पागल इंसान हो कि जो आपको प्रेग्नेंट कर सकता है। क्या आपको याद है मैंने आपसे बोला था कि जब मेरा पहला बच्चा होगा तो हम लोग उसे पीनट बोलेंगे, और देखिए ना होगा पहला बच्चा जल्दी आने वाला है। प्लीज़ मिस्टर सेंग ये बच्चे को रखिए ना, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे और आपके का एक बच्चा हो, और प्लीज़ रख करिए ना। ये सुनकर सेंग हुआयांग से कहता है पागल हो क्या, मैं कैल्पा हूँ, ये कैसे हो सकता है और मैं भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सेंग पता है मैंने आपके बारे में बहुत छानबीन की है अपने कंट्री पी में, और आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। और तभी सेंग कहता है वैसे तुम्हें इतनी ज़्यादा बच्चे की चिंता क्यों हो रही है। और तभी हुआयांग कहता है मैं हर दिन यही प्लान करता था कि मैं आपको कैसे प्रपोज करूँगा, और शायद ये वक्त आ गया है आपको प्रपोज करने का। और तभी सेंग कहता है सच बताऊँ तो उस परमानेंट मार्किंग से मुझे और क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या हीलिंग एबिलिटी के अलावा कुछ और इफेक्ट होंगे। और तभी हुआयांग कहता है सारे इफेक्ट काफ़ी अच्छे होंगे आपके लिए, और हाँ बस यही बात होगी जब आपका रूटिंग पीरियड आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, वो भी मेरे साथ होगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे परमानेंट मार्किंग से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पता है मेरे परमानेंट मार्किंग से मेरे पार्टनर के पास 30% मेरी ताकत चली जाएगी, और आपके पास मेरे ताकत का 30% है और 100% मेरा प्यार। ये सुनकर सेंग कहता ओ सच में तुम बहुत पागल हो, क्योंकि हुआयांग अपनी ताकत का 30% सेंग को दे चुका है परमानेंट मार्किंग के द्वारा। और तभी हुसैन कहता है वैसे इसके बदले मुझे कीमत क्या चुकानी होगी। तो हुआयांग कहता है बस आपको मुझसे प्यार करना होगा, आप बस मुझसे प्यार कीजिए। तो सेंग कहता है तुमसे प्यार करना इतना आसान नहीं है, और हाँ अगर अब मुझसे झूठ बोले ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी सेंग और हुआयांग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तभी हुआयांग कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मिस्टर सेंग आज के बाद मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काऊ ताऊ अपने घर पे आ जाता है, और तभी उसकी बहन कहती है मुझे लगता है कि भाई आपको मुझसे भी ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आपके बारे में नहीं बल्कि आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। और क्या आप सच में सोच रहे हैं कि हम लोग को जियांगू सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में जाना चाहिए? वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत बुरी है और आपको इस वक्त पे तो अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। तभी सेन कहता है पर यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, तुम जानती हो ना यहाँ पे घर लेना कितना महंगा है, और अगर हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पर मैं जानता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी तो अच्छी नहीं है पर वहाँ पर पढ़ाई पर बहुत अच्छी है, और तुम वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो, और वहाँ पर हम लोगों को डैड भी परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर उसकी बहन
कहती है मुझे मेरी पढ़ाई से ज़्यादा आपकी चिंता है, क्योंकि इस वक्त हम लोगों को आपके बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात डैड की, तो हम लोग छोटे से घर में रह लेंगे और मुझे छोटे से घर में रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ये चिंता लगी अगर आपका सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ और बच्चे को सही वक्त पे हम लोग हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाएंगे तो ये बहुत बुरा होगा। इसीलिए भाई क्यों ना हम लोग जियांगू में ही रुकते हैं। और तभी गाओ ताऊ भी मान जाता है, क्योंकि वो उसकी बहन बार बार जिद करती है और कहती है प्लीज़ भाई। दूसरी तरफ सेन गाओ ताऊ को याद करता रहता है किस तरह गाओ ताऊ उसके लिए हर वक्त चाय बनाता था, और यही सब बात याद करके सेन बहुत उदास रहता है और वो बार बार गाओ ताऊ को फ़ोन लगाता रहता है, पर उसका फ़ोन बार बार आप बहुत से बाहर बताता रहता है। और ये बात सेन को काफ़ी गुस्सा लगती रहती है कि गाओ ताऊ ने अपने फ़ोन को इग्नोर क्यों कर दिया। और तभी वो हुआयांग को फ़ोन लगाता है और कहता है पता है गाओ ताऊ का बार बार नंबर इनवैलिड बता रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो हुआयांग कहता है जो नंबर ज़्यादा यूज में नहीं रहता उसको बाद में इनवैलिड भी माना जाता है, तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो गाओ ताऊ के बारे में। सेन कहता है मैं क्या करूँ, मैं उसके घर पर भी गया था पर वो यहाँ पे भी नहीं है, मैं कहाँ उसे ढूंढूं। और तभी हुआयांग कहता है पर तुम सेक्रेटरी गाओ ताऊ को इतना क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम गाओ ताऊ को भी प्यार करते हो। ये सुनकर सेन कहता है क्या उसे कौन प्यार करता है, क्या उसे कोई और बस प्यार करता है। ये देखकर हुआयांग कहता है नहीं, उसे और कोई प्यार नहीं करता है। मुझे लगता है कि वे मिस्टर गाओ ताऊ काफ़ी ज़्यादा प्लान वाले इंसान है, और अगर वो तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते तो शायद वो तुमसे नहीं मिलना चाहते, इसी वजह से उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है अब तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। और तभी सेन कहता है क्या मैं उसका पीछा कैसे नहीं कर सकता हूँ। हुआयांग कहता है मैं तुमसे फिर पूछता हूँ क्या तुम गाओ ताऊ को प्यार करते हो। तभी सेन कहता है नहीं, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। तो हुआयांग कहता है अगर तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है तो तुम उसके बारे क्यों सोच रहे हो। हाँ तभी सेन कहता है लगता है मैंने सही सोच लिया है और मैं अब गाओ ताऊ के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो हुआयांग कहता है मतलब तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम गाओ ताऊ को प्यार करते हो। तो सेन कहता है हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ। और तभी हुआयांग उस रात के बारे में बताता है और कहता है याद है जब उस दिन एक्स होटल में तुम एक ओमेगा के साथ रात गुजारे थे, क्या तुम्हें उस ओमेगा के बारे में याद है। ये सुनकर सेन कहता है उस रात से क्या लेना देना है गाओ ताऊ को ढूंढने के बारे में। तभी हुआयांग कहता है पता है वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि गाओ ताऊ था। ये सुनकर सेन कहता है क्या वो ओमेगा कैसे हो सकता है, वो तो बीता है। और तभी हुआयांग कहता है वो इकलौता ओमेगा है जिसे तुम्हें पकड़ के रखना चाहिए, पर अब वक्त आ गया है कि बहुत देर हो चुकी है। और ये सुनकर सेन कहता है क्या वो ओमेगा कैसे हो सकता है। तभी हुआयांग कहता है पता है उस दिन मैंने गाओ ताऊ को वो फ़ोटो भेजी थी जिसमें उस ओमेगा की फ़ोटो दिख रही थी, और वो ओमेगा कोई और नहीं गाओ ताऊ था। मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया था कि अगर वो चाहता है तो तुम्हें बताए और नहीं चाहे तो तुम्हें ना बताए। शायद मिस्टर गाओ ताऊ ने डिसाइड किया है तुमसे वो ना बताने के लिए, और इसी वजह से वो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। और अगर तुम चाहते हो तो जल्द से जल्द गाओ ताऊ को ढूंढ लो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गाओ ताऊ के डैड के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि क्या आप गाओ ताऊ के रिश्तेदार हैं, और गाओ ताऊ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, अगर उस हालत में वो प्रेगनेंसी को लेंगे तो उन्हीं के हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं मेरा बेटा एक ओमेगा है और वो अभी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। ये बात उसे समझ नहीं आती है, मतलब उसके डैड को भी पता चल गया है कि गाओ ताऊ प्रेग्नेंट है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह चेंगमिन आता है और हुआयांग से कहता है आपने जो उस ऐड के बारे में बोला था मैंने उस ऐड को लगा दिया है, और पूरी ही आसमान में जियांगो के ये ऐड चला दिया जाता है कि मिस्टर सेंग मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है एचएस ग्रुप में सभी लोग उस ऐड के बारे में बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि एक्स चेयरमैन का चीफ बायोटेक के चेयरमैन मिस्टर सेंग से प्यार करता, और ये कितना ज़्यादा क्यूट सा प्रपोजल था। ये सुनकर सभी लोग बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर सेन आता है, पर सेन जैसे खोया रहता है गाओ ताऊ के ख्यालों में। दूसरी तरफ सेन के भी डैड उसे बुलाए रहते हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि डैड ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या तुम जानते हो। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है शायद जो ऐड चला था आसमान पे उसी वजह से आपके डैड ने आपको बुलाया है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे मुझे नेक्स्ट एपिसोड की काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा क्यूट था। आपको कैसे लगा ये एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।